हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली यूपीएससी लर्निंग। इसके पहले तक हमने देखा था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक क्या क्या हुआ था, दैट इज टिल कराची सेशन। तो कराची सेशन वाज फॉर एंडोर्समेंट ऑफ गांधी एरविन पैक्ट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था दिसंबर 1931 में, दैट इज एंड ऑफ 1931। अब इसमें ना दो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे। सबसे पहला जो चेंज था वो था ये कि रामसे मैकडोनाल्ड ही वॉज द लेबर पार्टी, लेकिन उस टाइम इलेक्शन हुआ था एंड लेबर कंजर्वेटिव पार्टी का एक कोएलिशन बिठा था जो विंस्टन चर्चिल, दैट इज कंजर्वेटिव डोमिनेटेड कैबिनेट थी उस टाइम पे, एंड विंस्टन चर्चिल वॉज अ कंजर्वेटिव, तो ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ नेगोशिएशंस विद इंडिया। तो ये चेंज हुआ था। सेकेंड जो एरविन था, एरविन ही वॉज ऑल्सो फॉर नेगोशिएटिंग विद इंडिया, लेकिन उसके बाद आए विलिंगडन। तो ये ध्यान में रखना कि ड्यूरिंग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विलिंगडन एंड विंस्टन चर्चिल ये दोनों आए थे एंड सैमुअल हर्ड वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब इस वजह से क्या हुआ कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो डिसीजन था या फिर जो फेट था दैट वाज ऑलरेडी सील्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कंजर्वेटिव नेचर एंड वी ऑलरेडी नो नाउ दैट द नेगोशिएशंस विल नॉट यील्ड रिजल्ट्स। तो ये सब तो था प्री जो भी मीटिंग थी वो। अब मीटिंग में कौन कौन लोग आए थे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से सिर्फ महात्मा गांधी ही वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड अगर आप मूवी में भी देखोगे, जो गांधी नाम की मूवी है बेन किंग्सली, उसमें भी आप देखोगे तो महात्मा गांधी ही वेंट टू कांग्रेस, सॉरी ही वेंट टू लंदन एंड टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। अब हु वर द अदर पीपल दैट वर प्रेजेंट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जैसे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था तेज बहादुर सापरू, B.R. Ambedkar and Jinnah. They were present in the second round table conferences as well. So this is a PT pointer 5-star that you must remember. Second was Madan Mohan Malviya, Sarojini Naidu, Ali Imam, G.D. Birla, he was a capitalist, and S.K. Datta, he was Indian Christian. So IC मतलब Indian Christian. And even Mohammad Iqbal, he went to participate in second round table conferences. अब ये important इसलिए है क्योंकि he wrote सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा this song. तो ये PT pointer आप याद रखेंगे, बिल्कुल मत भूलना। अब ये ध्यान में रखना कि मदन मोहन मालविया, सरोजिनी नायडू एक्सेट्रा, दे वर द न्यू पार्टिसिपेंट्स, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब व्हाट वाज द एनालिसिस? एनालिसिस ये था कि मेजॉरिटी वर लॉयलिस्ट, कम्युनलिस्ट एंड करियरिस्ट हु वर हैंडपिक्ड बाय द गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट वाज कंजर्वेटिव एंड दे डिड नॉट वांट टू नेगोशिएट विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब गवर्नमेंट, व्हाई डिड दे हैंडपिक दीस पीपल्स और द लॉयलिस्ट? टू न्यूट्रलाइज द एफर्ट्स ऑफ government, that is Indian National Congress, neutralize the efforts of Indian National Congress and to tell them that Indian National Congress were not the sole representative of the whole Indians, ये लोग बाकी के लोग भी थे। तो ये ध्यान में रखना। Then after that, अब issue क्या हुआ? issue ये हुआ they were deadlock on the question of minorities, वो हम लोग देखेंगे। इन्होंने बोला, जो बाकी लोग थे प्रेजेंट, उन्होंने बोला वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, डिप्रेस्ड क्लासेस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो इसी वजह से माइनॉरिटीज पैक्ट आया था। तो ये इसी का नाम है माइनॉरिटीज पैक्ट, या पीटी पॉइंटर याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने डिमांड क्या किया? महात्मा गांधी सेड वी वांट रिस्पांसिबल गवर्नमेंट एट सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस। He also reiterated the fact that Indian National Congress represented majority of the population of India, so इनका ज्यादा से होना चाहिए Indian National Congress का। एंड उन्होंने मना कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट देने। उन्होंने बोला कि मुस्लिम्स are a part of Indian society and we do not want to give them separate electorate. Why? This will make them a different or that is a different population itself, और उनके जो रियल इश्यूज है वो कभी सॉल्व नहीं होंगे एंड मुस्लिम्स को ऑलरेडी स्पेशल सेफगार्ड हम लोग दे रहे हैं। तो महात्मा गांधी was opposed, he was opposing the separate electorates to depressed classes। तो अब इसके बाद में व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने अनाउंस किया कि वी विल फोकस और वी विल मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पांसिबल एग्जीक्यूटिव एंड फेडरेशन। इन्होंने बोला 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाएंगे जहां पे होगा सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फिर उन्होंने बोला 3 एक्सपर्ट कमिटीज हम लोग बिठाएंगे, एक रहेगी फ्रेंचाइज कमिटी दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे, एक रहेगा फाइनेंस पे एंड एक रहेगा स्टेट्स पे। 3 कमिटीज बिठाएंगे हम। फिर उन्होंने ये बोला कि यूनिलैटरली ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड हम लोग ये करेंगे, बिठाएंगे दैट इज फॉर कम्युनलिस्ट और फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज। फिर उन्होंने बोला कि वील सेट अप एन इंडियन कंसल्टेटिव कमिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, बट
issue was, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि डेडलॉक ऑन द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटीज, सो कम्युनल इश्यूज वेर डोमिनेटिंग इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. महात्मा गांधी सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कम्युनल सेटलमेंट. पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन तो बिठाएंगे, फिर बाकी कम्युनलिज्म वगैरह हम लोग हमारा देख लेंगे, पहले आप इस पे फोकस कीजिए. लेकिन ब्रिटिश ने रिजेक्ट कर दिया इस चीज को. ब्रिटिश सेड कि इंडियन डिमांड ऑफ फ्रीडम वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, एंड दे वर also having a consensus कि महात्मा गांधी जब वापस आएंगे we will not let him build the tempo for CDM, that is civil disobedience movement 2.0, and they were agreed on the fact that the goodwill of Indian National Congress is not required. Why? Because they wanted to show that Indian National Congress did not represent the whole of Indians and there were other parts also. So that is why ये उन्होंने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमें जरूरत नहीं है, बाकी लोग हैं ना अपने पास ऐसे. तो नो कंसोलिडेशन इन रूरल एरियाज, ये भी इन्होंने बोला कि इंडियन नेशनल मूवमेंट है जो है इनका कंसोलिडेशन हम लोग रूरल एरियाज में नहीं होने देंगे. फिर आया महात्मा गांधी वापस इंडिया में. इंडिया में वापस आने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो अब मूवमेंट फिर से शुरू कर देना चाहिए बिकॉज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अनसक्सेसफुल. तो अनसक्सेसफुल होने के बाद क्या हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी आई. कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बोला कि भाई सीडीएम 2.0 हम लोग चालू करेंगे. महात्मा गांधी ने विलिंगडन को मिलने बोला, जैसे उन्होंने एरविन और गांधी का पैक्ट हुआ वैसे ही इन्होंने बोला विलिंगडन को मिलने. लेकिन विलिंगडन ही वाज very conservative and he did not meet Mahatma Gandhi, and instead that is Mahatma Gandhi was arrested and Sardar Vallabhbhai Patel was also arrested in Jan 1932. अब तो बाकी लोग चिढ़ गए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बोला कि अब तो सीडीएम 2.0 चालू करना ही पड़ेगा. तो 1932 में सिविल डिसोबीडियंस 2.0 फिर से चालू हुआ. दैट इज सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 12 पॉइंट प्रोग्राम लाया जो फर्स्ट सीडीएम फेज का सिमिलर ही था, पिकेटिंग एंड बॉयकॉट मोस्टली, एंड नॉन वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज, सॉल्ट लॉज वगैरह ये सब. इस टाइम पे दैट इज सेकंड फेज में सिविल लिबर्टीज वेर नॉट एट ऑल प्रेजेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. सो गवर्नमेंट कुड सीज पीपल एज वेल एज प्रॉपर्टी एनी टाइम एनीवेयर and by their whims only. So majority of the people, that is almost 80,000 people were arrested in the first 4 months. Press was gagged, there was civil martial law. Basically the government attitude got changed during second phase of civil disobedience movement due to this changes, that is this first and second and third. उसके बाद में brutal and harsh repression हुआ उस टाइम पे. brutal and harsh repression कैसे? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस वेर डिक्लेयर्ड इलीगल. तो पहले तो कांग्रेस वर्किंग कमेटीज बैन हो गई थी, लेकिन अब तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरा का पूरा इलीगल डिक्लेयर कर दिया इन्होंने बोला कि अब टेम्पो तो बिल्ड कर पाएंगे नहीं. तो कांग्रेस दे विथड्रू फॉर्मली द मूवमेंट, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0 बाय 1933. लेकिन इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू था, वो हम लोग नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे. अब इसी टाइम पे दैट इज सिविल सेकंड फेज में 2 अपसर्ज हुए इन प्रिंसली स्टेट, दैट इज इन कश्मीर एंड अलवर राजस्थान, कश्मीर पता ही. देन अप्रैल 1934 में महात्मा गांधी ही विथड्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. उन्होंने बोला कि बस अब खत्म, अब नहीं करना, क्योंकि महात्मा गांधी वाज ऑलरेडी अरेस्टेड. अब व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0? इंपैक्ट ये था कि सबसे पहले तो अब नेक्स्ट फेज क्या होगा. Sardar Vallabhbhai Patel as well as Subhash Chandra Bose, they were the young leaders. They said radical reorganization of Indian National Congress हमें करना पड़ेगा, and for that we need new method as well as new leader. तो ये एक चेंजेस आ गए थे इनमें. सेकेंड इज ब्रिटिश थॉट कि वो जीत गए, लेकिन जैसे मॉडरेट्स या फिर 19th सेंचुरी के एंड में जो लोग थे मॉडरेट्स, दे फेल टू अंडरस्टैंड द नेशनलिज्म, वैसे ही ब्रिटिश नाउ फेल टू अंडरस्टैंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट एट इट्स कोर. इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या हुआ था, अब इस टाइम तक पीपल दे वर वन और दे वन इन द हार्ट्स, इन देयर हार्ट्स. तो दे वर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट इन देयर हार्ट्स एंड दे हैड फेथ इन द कांग्रेस. ये महात्मा गांधी को पता था, लेकिन ब्रिटिश को नहीं पता था, एंड ब्रिटिश फेल टू अंडरस्टैंड द माइंड्स ऑफ द पीपल. सो दिस वाज द रियल इंपैक्ट. तो रियल इंपैक्ट क्या था, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि when people were released in 1934, they were welcomed like heroes and not as prisoners of war. तो उनकी रिस्पेक्ट, पॉलिटिकल प्रेस्टीज इंडियन नेशनल कांग्रेस का और बढ़ गया. पीपल और चिढ़ गए कि नहीं भाई, अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए ही चाहिए. तो पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन था, जो पहले लीडर्स के मन में था, अब वो इन्फिल्ट्रेट होके
पीपल दैट इज द रूरल मासेस, इंडिविजुअल्स, इनके मन में चले गया था। इसका प्रूफ, सेकंड प्रूफ ये है 1937 में इलेक्शंस हुए थे, जैसे 1923 एंड 26 में हुआ वैसे ही 1937 में भी इलेक्शन हुए। इलेक्शन में 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस दैट इज मेजॉरिटी प्रोविंसेस में कांग्रेस वन। सो ये प्रूफ हो गया। अब ये तो हो गया सीडीएम 2.0 के बारे में। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी प्लस हिस्ट्री का कंबाइंड लेक्चर होगा। पॉलिटी एंड हिस्ट्री का कंबाइंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चार चीजें मतलब कौन सी? कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर, जो रीजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं 1935। लेकिन उसके पहले ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशनली हमें पता होना चाहिए। ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स लक्ष्मीकांत का पार्ट है। प्लस हम लोग इसके साथ में हरिजन कैंपेन भी देखेंगे जो हुआ था 1933 एंड 1934 में, एंड दैट इज पूना पैक्ट। हरिजन कैंपेन से हमको ये भी पता चलता है महात्मा गांधी वर्सेस बी.आर. आम्बेडकर, तो इनका क्या रिलेशन था या फिर इनका क्या व्यू था, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस हरिजन्स, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। थैंक यू। एंड इसके साथ साथ आप लोग मूवीज भी देखते रहिए, जैसे गांधी मूवी है या फिर भगत सिंह मूवी है या फिर भारत एक खोज, ये सीरीज है, तो ये आप देखोगे तो आपको बहुत और अच्छे से समझ में आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड आप आंसर कर पाओगे क्वेश्चन दैट इज मेंस एंड प्रीलिम्स में आंसर कर पाओगे, एंड नॉट जस्ट इन यूपीएससी बट ये सब काम आता है एमपीएससी प्लस साथ में यूपीपीएससी जो अभी एग्जाम आने वाला है, प्लस साथ में सीएपीएफ, एसएससी, बैंकिंग, सब चीजों में ये काम आएगा। तो प्लीज आप इसे सीरियसली लीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।